हेलो गाइज, राधे राधे। नर्सिंग बीजीएस में आपका मोस्ट वेलकम। तो आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2। इसका पार्ट है 1। चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन माने होता है जनन। रिप्रोडक्शन जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन। तो जनन की परिभाषा क्या है? तो किसी जीव द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? जनन। किसी भी जीव द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जैसे देखिए, पेरेंट्स, एक लड़का है, उसके माता पिता जो उसकी संतान बन के आई, बिल्कुल सेम, थोड़ा बहुत चेंजिंग और बिल्कुल सेम। मतलब किसी जीव द्वारा अपने समान, लोग बोलते हैं ये अपने पापा की तरह दिखता है, ये अपनी मम्मी की तरह दिखता है, ये अपने भाई की तरह दिखता है, ये अपनी बहन की तरह दिखता है, बोलते हैं लोग फैमिली मेंबर में। तो यही इसमें बताया गया, जनन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। जब तो देखिए, किसी जीव द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन मतलब जनक, पेरेंट। संतति को प्रोगेनी कहते हैं, जनक को पेरेंट, संतति प्रोगेनी। मानव, ह्यूमन जनन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो मानव क्या है? मानव भाई एक लिंगी प्राणी है, यूनि सेक्सुअल। नर व मादा अलग अलग। मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव में लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस आर का मतलब है गाइज सेक्सुअल, यस से सेक्सुअल, आर से रिप्रोडक्शन। लैंगिक, सेक्सुअल माने लैंगिक, आर से रिप्रोडक्शन माने जनन। मानव में लैंगिक जनन उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट है, मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ी और टोटल गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र। मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ी, टोटल गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र मेल और फीमेल में। तो पुरुष मेल में गुणसूत्र 44 प्लस एक्स वाई। पुरुष मेल में गुणसूत्र 44 प्लस एक्स वाई। महिला में गुणसूत्र फीमेल 44 प्लस एक्स एक्स। मानव जरायुज विविपेरस प्राणी है। मानव जरायुज विविपेरस प्राणी है। जरायुज का मतलब क्या है? शिशु को जन्म देने वाले को ही हम जरायुज कहते हैं। मानव का जो संघ है वो कार्यरेटा है, वर्ग ममेलिया है, गण प्राइमेटा है, कुल होमिनिडी है, वंश होमोसेपियंस है, वैज्ञानिक नाम मतलब वंश होमो है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। ओके गाइस, देखिए तो मानव जनन अवस्थाएं या चरण। तो सबसे पहले मानव में क्या बनता है? तो युग्मक जनन। नंबर 1 पे तो है युग्मक जनन मतलब गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। युग्मक जनन के बाद है वीर सेचन। वीर सेचन की डेफिनेशन क्या है? वीर सेचन है पुरुष का वीर महिला की वेजाइना में ट्रांसफर होना ही वीर सेचन कहलाता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, भ्रूण का रोपण, भ्रूण एवं गर्भ का विकास, प्रसव मतलब डिलीवरी, दुग्ध स्रवण, लैक्टोनेशन। मानव जनन दो अवस्थाएं, यहाँ पे मानव जनन की 2 अवस्थाएं हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। एक तो है नर जनन तंत्र और नंबर 2 है मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र में 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 पे तो है प्राथमिक जननांग, नंबर 2 पे है सहायक जननांग, नंबर 3 पे है सहायक जनन ग्रंथियां। तो प्राथमिक जननांग के अंदर है वृषण, टेस्टिस। सहायक जननांग के अंदर है अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, स्खलन नलिका,
मूत्रमार्ग, शिश्न, सहायक जनन ग्रंथियां के अंदर है गाइज, सहायक जनन ग्रंथियों के अंदर है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइयो, ओके गाइज। और नहीं तो मैसेज करना कमेंट में कि भैया जी मेरे को आपके नोट्स अच्छे लग रहे हैं और मैं इन्हीं से यूपी बोर्ड 2026 की प्रिपरेशन या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, जिसमें अगर मेडिकल लाइन ले रखी है आपने, नर्सिंग हुआ, एम्स पैरा मेडिकल हुआ, बीएससी नर्सिंग या फार्मेसी की तैयारी, तो आप मेरे इन्हीं नोट्स को फॉलो करके पढ़ सकते हो। कंसेप्ट की तो बात है। तो देखिए यूपी बोर्ड 2026 में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यहाँ से देखिए यूपी बोर्ड 2026 में मैं आपको बेसिक से स्टार्ट से बता रहा हूँ क्या कंसेप्ट आ सकता है, मतलब क्या परिभाषा आ सकती है। आ गया 2 नंबर में आएगी, तो आएगी गाइज क्या नंबर में, 2 नंबर में यूपी बोर्ड 2026 में 2 नंबर की आएगी। बूझ लिया गया, अगर आपसे पूछा गया जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताइए, तो आप क्या वहाँ पे परिभाषा लिखोगे। आप सिर्फ इतना लिख देना, किसी जीव द्वारा अपने समान, मतलब हमारे मम्मी पापा के द्वारा, जीव मान लो उनको, जब तक बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ोगे नहीं और उसको फील नहीं करोगे तब तक बायोलॉजी भाई आपकी समझ में आने वाली नहीं है। तो एग्जाम्पल तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बायोलॉजी को कैसे समझ रहे हो। तो मन लगा के, इतना मन लगा के पढ़ो, अपने फैमिली मेम्बर में ही एग्जाम्पल ढूंढ लो। तो जीव, मैंने मम्मी पापा को मान लिया, मम्मी पापा हो गए जीव, तो किसी जीव द्वारा अपने समान नई संतान, संतान क्या हो गया, जैसे मैं, मेरे मम्मी पापा, तो किसी जीव द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं। तो ये हो गया जनन, किसी जीव द्वारा, जीव मम्मी पापा, संतान मतलब जो उसका संतान बन के आया उसी की सेम कंडीशन से, कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसी के रंग रूप में, उसी के मतलब मुंह मोखाद में, ठीक है। तो ये हो गया जनन। तो यहाँ से आ सकती है 2 नंबर, यूपी बोर्ड 2026 में 2 नंबर की परिभाषा आ सकती है, किसी जीव द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, ओके गाइज। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है एमसीक्यू ये आ सकता है एमसीक्यू, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, नर व मादा अलग अलग, मतलब मानव एक लिंगी प्राणी है या द्विलिंगी, तो आप यहाँ पे मतलब फंस जाओगे। तो वहाँ वहाँ पे देख लेना, मानव एक लिंगी प्राणी है, मानव कैसा प्राणी है, द्विलिंगी मत करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत चला जाएगा। अगर आप नीट की भी तैयारी करते हो तो इन नोट्स को फॉलो कर सकते हो, ओके गाइज। क्योंकि एमसीक्यू की बात है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वहाँ पे आ सकते हैं एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आएंगे। आपने देख लिया यार मैंने तो ये पढ़ा था कहीं, तो यहीं पे लिख देना मानव एक लिंगी प्राणी पे टिक लगा देना, एक लिंगी नर व मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। और मानव में कैसा, अलैंगिक जनन या सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा यार मैंने तो यार पढ़ा था ये। तो अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो वहाँ पे आप लिखना मानव में लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपस्थित होता है, अलैंगिक जनन भी आ सकता है, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप कर दियो लैंगिक जनन। अगर आपको ऑप्शन दिखे, 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको जो सही लगे वो करना, ओके गाइस। मानव में गुणसूत्रों कितने जोड़ी होते हैं, अगर ये पूछा गया मानव में गुणसूत्र क्या जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी, 20 जोड़ी या 23 जोड़ी या 24 जोड़ी, तो आप करना मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं। 4 एमसीक्यू इसमें भी, आप मतलब 4 ऑप्शन आएंगे, 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 20 जोड़ी, 21 जोड़ी। तो आपको अगर आंसर याद है तो आप वहाँ पे कर देना 23 जोड़ी, या ऐसे पूछ दिया गया आपसे, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, 50, 54, 56, तो आप वहां पे करना 46 गुणसूत्र। मैंने आपके कई कंसेप्ट क्लियर करा दिए। एक तो ये मानव एक लिंगी यूनिसेक्सुअल प्राणी है, अलैंगिक भी आ सकता है, मतलब द्विलिंगी भी आ सकता है। अगर आपको वो तो कंसेप्ट मतलब आपको हिलगाने के लिए वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो जो आपको सही लगे वही आप करना। एक एमसीक्यू यहाँ से बन गया, क्या बन गया, एमसीक्यू। एक एमसीक्यू यहाँ बन गया, एमसीक्यू मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, एक एमसीक्यू यहाँ बन गया गाइज। बहुत ही डीपली से पढ़ा रहा हूँ आपको, ओके। किसी भी एग्जाम को इन नोट्स को फॉलो करके आप क्रैक कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को,
MCQ कई MCQ हो गए। एक लिंगी लैंगिक जनन 23 जोड़ी और 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब ये भी आ गया MCQ में कि पुरुष के गुणसूत्रों को दर्शाइए। अब वहाँ पे अगर कर दिया महिला की जगह पुरुष कर दिया, पुरुष की जगह महिला कर दिया, तो आपका MCQ गलत चला जाएगा। नीट में तो भाई 4 नंबर का आता है, तो आपके ये समझो 4 नंबर ये गलत चले गए। नर्सिंग में 1 नंबर का एक MCQ आता है। ओके गाइज। और क्या नाम, यूपी बोर्ड 2026 में ये 1 नंबर का एक MCQ आएगा। ओके गाइज। तो 1 नंबर भी बहुत बड़ी चीज है। तो समझिए पुरुष मेल, तो पुरुष को दर्शाइए, वहां पे बन के आ गए 44+XY, 43+XX, 44+XX या 44+XY। तो आपको अगर याद होगा तो आप करना, पुरुष जो है उसका सही है 44+XY। महिला का आ गया 44+XX, 44+XY, 44+YX या 44+XYX। तो आपको अगर याद होगा तो आप वहां पे करना, महिला का जो होता है फीमेल, मतलब महिला फीमेल 44+XX होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कई MCQ हो गए, MCQ 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 हो गए 1 2 3 4 5 6 MCQ हो गए गाइज। अब ये भी आ सकता है मानव जरायुज प्राणी है, या अदर भी आ सकता है यहाँ पे। तो आपको अगर याद होगा तो आप करना, मानव जरायुज प्राणी है MCQ। जरायुज क्या है ये भी तो आ सकता है। तो जरायुज का मतलब शिशु को जन्म देने वाले, मतलब शिशु को जन्म देने वाले जरायुज, ये भी आ सकता है। मानव का संद पूछ लिया गया अगर आपसे तो क्या करोगे? तो मानव का संद है गाइज कोरडेटा। वर्ग पूछ लिया गया, मानव वर्ग, मानव का वर्ग है ममेलिया, ये भी याद रखना। गढ़ प्राइमेटा, कुल होमिनिडी, वंश होमो, वैज्ञानिक नाम इसका होमोसेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। ये इनकी ये अवस्थाएं याद रखना गाइज। क्या याद रखना? अवस्थाएं, मानव जनन अवस्थाएं, चरण, युग्मक जनन, ये तो चलो आपको बता चुका हूँ। मानव जनन, नर जनन तंत्र, ये भी आपको बता चुका हूँ। तो आगे इसके चलिए स्क्रीनशॉट लेते ही हो आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लियो। स्क्रीनशॉट इसका स्क्रीनशॉट। फिर अब अपन चलते हैं आगे। तो सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां में नंबर 1 पे तो है शुक्राशय, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का ऊपर ग्लैंड। ब्रसड़ क्या है गाइज? ब्रसड़ है प्राथमिक, ये भी आ सकती है ब्रसड़ की, ब्रसड़ पे भी हेडिंग आ सकती है यूपी बोर्ड 2026 में। ओके गाइज। तो ब्रसड़ क्या है? तो हम आपके ब्रसड़ के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे, पूरा डीपली से। वैसे तो मैं BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन करता हूँ और यूपी बोर्ड 2026 के लिए इसमें से मोस्ट MCQ, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको अगर MCQ याद है तो आप उन्हीं में से आंसर बना दोगे, समझे गाइस? तो देखिए, ब्रसड़ प्राथमिक जनन अंग, प्रथम ब्रसड़ प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग है। जो ब्रसड़ है वो हमारे शरीर का प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग है। एक जोड़ी पाए जाते हैं ब्रसड़, एक जोड़ी पाए जाते हैं। स्थिति कहाँ होती है ब्रसड़ की? स्थिति होती है गाइज उदर गुहा के बाहर, ब्रसड़ कोश में इसकी स्थिति होती है। अब ब्रसड़ कोश का ताप शरीर के तापमान से कम होता है। जो हमारे ब्रसड़ कोश का ताप है वो हमारे शरीर के तापमान से मतलब अलग होता है। कितना अलग होता है वो भी देखिए, ताकि ब्रसड़ में शुक्राणु आसानी से बन सके। अगर जब टेम्परेचर, तो देखिए ब्रसड़ कोश का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है ताकि ब्रसड़ में शुक्राणु आसानी से बन सके। ब्रसड़ कोश का ताप शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। ब्रसड़ कोश का तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस से 35.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए ये
उदर गुहा के बाहर ब्रसड़ कोश में स्थित होते हैं। ब्रसड़ उदर गुहा के बाहर ब्रसड़ कोश में स्थित। ओके गाइज, तो ब्रसड़ का कार्य क्या है ये भी देखिए, स्क्रीनशॉट लेते ही हो गाइज। बहुत अच्छे नोट्स हैं, इन्हीं नोट्स को फॉलो करके आप किसी भी कंपटीशन मेडिकल लाइन में क्रैक कर सकते हो, ये तो मेरे को फुल विश्वास है, क्योंकि इतना डीपली आपको कोई समझाने वाला भी नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ओके गाइज, तो देखिए ब्रसड़ कोश का कार्य क्या है। नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करना ही ब्रसड़ कोश का कार्य है। क्वेश्चन आ सकता है ब्रसड़ कोश का कार्य क्या है, अब वहां पे ये भी आ सकता है। ब्रसड़ कोश का कार्य नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। तो एक नंबर मतलब एक नंबर। 2 नंबर पे देखिए नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे देखिए ये है चित्र, स्ट्रक्चर, उत्पत्ति उदर गुहा के बाहर 37 डिग्री सेल्सियस बच्छड़ नलिका टेस्टिस, ये है टेस्टिस, टेस्टिस ब्रसड़ कोश अंडकोश स्क्रोटम। ब्रसड़ की संरचना देखिए, इसका भी गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लिए एक बार। तो ब्रसड़ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ब्रसड़ की संरचना, ब्रसड़ पालिया। तो ब्रसड़ पालियां ये है हमारी ब्रसड़ पालियां, टेस्टिकुलर लोब, शुक्रजनक नलिकाएं ये हमारी हैं शुक्रजनक नलिकाएं, सेमिनल फेरस ट्यूबलेस, रूट टेस्टिस ब्रसड़ जालक, अधिब्रसड़ एपिडिडमिस वासा डिफरेंशिया, ये अधिब्रसड़ है, ये वासाई फ्रेंसिया, वासाई फ्रेंसिया। तो ब्रसड़ पालियां, प्रत्येक ब्रसड़ में 250 पालियां उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है यूपी बोर्ड 2026 में, या नर्सिंग या नीट में क्या आएगा, या पैरामेडिकल या एम्स की प्रिपरेशन में आ सकता है। ब्रसड़ कोश पालियां मतलब ब्रसड़ पालियां, प्रत्येक ब्रसड़ में कितनी पालियां होती हैं, वहां पे एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक में मिलेगा 300, 250, 400, 200। तो अगर आपने रिवाइज किया होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि ब्रसड़ कोश में भाई 250 पालियां होती हैं। ओके भाई, कितनी 250 पालियां। तो प्रत्येक ब्रसड़ पाली में 1 से 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। ये भी एमसीक्यू आ सकता है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आ सकता है। प्रत्येक ब्रसड़ पाली में कितनी शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित होती हैं, 1 से 5 आ सकता है, 4 से 6 आ सकता है, 3 से 5 आ सकता है, या 1 से 3। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आप वहां पे लिखना 1 से 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित होती हैं। 1 से 3 वाला ऑप्शन सही कर देना आप। ब्रसड़ जालक, ब्रसड़ जालक रेट टेस्टिस, शुक्रजनक नलिकाओं के आगे की ओर स्थित वासाई फ्रेंसिया ब्रसड़ जालक से शुक्राणु अधिब्रसड़ में पहुंचाती हैं। वासाई फ्रेंसिया कहाँ पे है, तो वासाई फ्रेंसिया ये है, वासाई फ्रेंसिया ब्रसड़ जालक से शुक्राणु अधिब्रसड़ में पहुंचाती हैं। गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ओके गाइज, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो शुक्रजनक नलिकाएं, सेमिनल फेरस ट्यूबलेस, शुक्रजनक नलिकाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए गाइज, शुक्रजनक नलिकाएं ब्रसड़ की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। जो हमारी शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो हमारे ब्रसड़ की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। इनमें जनन उपकला भी पाई जाती है। शुक्रजनक नलिकाओं में जनन उपकला पाई, क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है कि शुक्रजनक नलिकाओं में ब्रसड़ कला जनन उपकला कहाँ पाई जाती है, अंडाणु में, शुक्रजनक नलिकाओं में, या ब्रसड़ में। तो आप क्वेश्चन करना ये भी आ सकता है अधिब्रसड़ में। अगर आपको दिख जाए शुक्रजनक नलिकाओं में, हमारी जो ब्रसड़ मतलब हमारी जो जनन उपकला है वो हमारे शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती है। इनमें जनन उपकला पाई जाती है। शुक्रजनक नलिकाओं में जनन उपकला पाई जाती है, जिससे 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। नंबर 1 पे तो है जनन कोशिका, नंबर 2 पे सर्टोली कोशिका। जनन कोशिका छोटी
अनेक संख्या में स्थित होती है। जो जनन कोशिका है वो छोटी अनेक संख्या में स्थित होते हैं। कार्य इसका है शुक्राणु का निर्माण करना। जनन कोशिका का कार्य क्या है? जनन कोशिका तो भाई छोटी अनेक संख्याओं में स्थित होंगी और इनका कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना। जनन कोशिकाओं, अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है, जनन कोशिका का कार्य क्या है? तो जनन कोशिकाओं का कार्य है, ये भी आ सकता है, अंडाणु को निर्माण करना या शुक्राणु का निर्माण करना या वृषण का निर्माण करना या अधिवृषण का निर्माण करना। तो आपने अगर याद किया होगा तो वहां पे आपको आएगा ऑप्शन नंबर 3 का शुक्राणु का निर्माण करना, सही कर देना। ओके, इनका कार्य है जनन कोशिकाओं का। अब सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है? सर्टोली कोशिकाओं को नर्स कोशिका या पोषक कोशिका या बड़ी कोशिका कहते हैं। कार्य जनन कोशिका या शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। ये भी आ सकता है कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का किसका कार्य है? सर्टोली कोशिका या जनन कोशिका का। तो आप एमसीक्यू में करना, ऑप्शन बन के आएगा सर्टोली कोशिकाओं का कार्य है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। जनन कोशिका, सर्टोली कोशिका, अंतराली कोशिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भी लिख लियो। इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल सेम कंडीशन से नोट्स बनाना जैसे कि मेरे नोट्स हैं। इन्हीं को नोट्स को फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हो। यूपी बोर्ड 2024 में मैंने बायोलॉजी में 70 में से 63 मार्क अचीव किए थे। अगर आप इन नोट्स को एक बार रिवाइज कर लिया, दोबारा भूलोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। और रोज इनकी प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू इनसे सोल्व करना है। अगर एमसीक्यू आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को, मतलब कितना बड़ा भी वो आ जाए क्वेश्चन यूपी बोर्ड में, तो आप उसको तुरंत लिख दोगे, मेरे को ये तो विश्वास है। अब जैसे मैंने ये बताया है, शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं वृषण की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। इनमें जनन उपकला पाई जाती है। ठीक है, जनन कोशिका, इनमें जनन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। जनन कोशिका कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना और सर्टोली कोशिकाओं का है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। तो लो इतनी, ये तो 5 लाइन में तो ये टॉपिक आपका तैयार हो गया। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। अगर आपको एमसीक्यू याद है तो आप क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कर सकते हो। इस पर टिप्पणी भी आ सकते हो, शुक्रजनक नलिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। ओके गाइस, तो देखिए उपस्थिति, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। मतलब लीडिंग कोशिका को हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं, समझ गए गाइस। लीडिंग कोशिका का दूसरा नाम है अंतराली कोशिका, तो लीडिंग कोशिकाओं को हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं। उपस्थिति इनकी कहाँ होती है? उपस्थिति होती है शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर की ओर उपस्थिति होती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर उपस्थिति होती है। कार्य क्या है? नरलिंग हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। इनका कार्य है नरलिंग हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। तो गाइज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। और अगर इनकी पीडीएफ चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करना कि भैया जी आपके इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इनमें कोई चार्ज नहीं लगेगा गाइज। मेरा लक्ष्य क्या है? आप लोगों को मोटिवेट करना और सही डायरेक्शन दिखाना, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है मेरे लिए नहीं, बट आप सभी के लिए शिक्षा ही जीवन है। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन पर्सन। ओके गाइज, तो यही है, किताबों से मोहब्बत करो गाइज। तो नरजरम कोशिका या शुक्राणु, नरजरम कोशिका या शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिकाओं का कार्य, अभी मैंने पीछे देखो पढ़ा था, अब वही आ गया एमसीक्यू। एमसीक्यू ऐसे आते हैं गाइज, देखिए नरजरम कोशिका या शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं को हम सर्टोली कोशिका कहते हैं, समझ गए गाइज। और एक एमसीक्यू था, शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? एमसीक्यू आ सकता है, सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, लीडिंग कोशिका या जनन कोशिका। तो आप लिखना शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं को हम जनन कोशिका कहते हैं। ओके गाइज, अब यहाँ पे एमसीक्यू सेकंड है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का निर्माण कौन करता है? तो लीडिंग कोशिकाओं का भी हमने पढ़ा था पीछे, नहीं मानते हो आप देख लीजिए, वही बता रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से टॉपिक को तो आप उसका आंसर लिख दोगे, अगर नहीं पढ़ा फिर तो कोई बात ही नहीं। देखो एक एमसीक्यू जे वाला, सर्टोली कोशिकाओं का पोषण प्रदान करना, इतना देख लो, सर्टोली कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, सर्टोली कोशिकाओं। अभी मैंने बोला था जनन, शुक्राणु का निर्माण मतलब जनन कोशिका। एक और आया था नरलिंग हार्मोन, किसका? नरलिंग हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, किसका कार्य है? लीडिंग कोशिकाओं का, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का निर्माण करना। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 3, प्रत्येक प्रसरणपाली में शुक्राणु नलिकाएं कितनी पाई जाती है? अभी मैंने क्या बोला था आपको, ये है देखो, बाहर से नहीं है, सारा अंदर से ये मटेरियल 1 से 3 तक। तो प्रत्येक प्रसरणपाली में शुक्राणु नलिकाएं पाई जाती हैं 1 से 3 तक। तो आज का हमारा गाइज यहीं पे टॉपिक समाप्त होता है।
ये है क्लास नंबर 1। तो मैं आपको धीरे धीरे इन्हीं सारे नोट्स को वीडियो बना के आपको भेजूंगा, जिससे आपको समझ में भी आए। मैं तो आपको पीडीएफ भी दे सकता था, बट लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो आपको समझाना है, जैसे आपकी लोग भी समझ रहे होगे। बायोलॉजी को अच्छे से रिवाइज करो और फिर उन्हीं को एक बार फील करो, फिर समझो कैसे 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 कैसे। तो यही एग्जाम्पल अपने पड़ोस में बनाते रहो। क्या यार जाता है, मतलब मेरे अंदर ज्ञान आना चाहिए। तो ज्ञान अपने मम्मी पापा को एग्जाम्पल बनाओ, भाई को बनाओ, बहन को बनाओ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल से ही आपको भाई याद रहेगा, अगर एग्जाम्पल किसका भी ले लिया तो। ओके गाइज, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। राधे राधे। आप सभी भाइयों और बहनों को, आप सभी भाइयों और बहनों को, आज तारीख है गाइज 19 तारीख 11वां महीना सन 2025। आज से मैं आपको बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। और आपको आज समझ में भी आया होगा कि मैंने क्या क्या सीखा। एक ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लियो आप, एक ये पेज का स्क्रीनशॉट, 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 एक ये पेज का स्क्रीनशॉट। तो थोड़ा पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। और कल हमारी क्लास रहेगी 20 तारीख, मैं यहाँ लिख दूंगा 20/11/25। आपको ये क्लास आएगी 20/11/25 को। ओके गाइज, तो राधे राधे।